हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। म्यूट करो तुम लोग। ओके। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। अगर तुम लोग को अगर इसकी जानकारी है तो बताओ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये किसको सर बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने के यूज में आता है। सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें सर जैसे बुक राइटिंग हुआ और डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, फिर कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक्सेल। गुड। हाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि जिस समय ऑफिस में जब हम काम कर रहे, कंप्यूटर आने के पहले ऑफिस में सारा काम मैनुअल होता था। जैसे ही हमारा कंप्यूटर आया तो ऑफिस में होने वाले सारे कामों को ऑटोमेट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, उसको इजी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हर ऑफिस में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है। मान लो ऑफिस में हमको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, किसी तरह है कोई न्यूज़पेपर में जो जो हमको उसको एडिटिंग करना है, ऐसा कुछ भी काम है तो उसके लिए एक अलग से वर्ड प्रोसेसर बना जिसका नाम हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक काम और है, फाइनेंशियल काम है, जो स्टैटिकल डेटा का एनालिसिस है, उसको कैलकुलेट करना, उसको जोड़ना घटाना, अकाउंटिंग का काम करना, एमआईएस का काम करना, ये सारा काम भी हो रहा था। ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबकी सैलरी कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा कि आप कितना दिन प्रेजेंट हुए और उसके हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, आप कितना छुट्टे लिए। ठीक है। कंपनी के अकाउंट्स कैसे होगा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, फाइनल कितना पैसा बचा। ठीक है। तो इसमें अर्थमेटिक था, इसमें मैथमेटिक्स था, कैलकुलेशन था। ठीक है। तो इसको पहले वाला सॉफ्टवेयर जो बना था, जो जो वर्ड प्रोसेसर जिसको बोल रहे थे, उसमें ये कैलकुलेशन, ये अर्थमेटिक नहीं संभव था। ठीक है। तो दूसरा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया इसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किस काम के लिए? इन सारे कामों के लिए जहां डेटा इन्वॉल्व है, जहां डेटा का एनालिसिस इन्वॉल्व है, डेटा का कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसके लिए उसको बोला गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। ये दो काम तो हम ऑफिस कर लिए। तीसरा काम बताओ, प्रेजेंटेशन देना। मान लो अगर कुछ काम हुआ, हमको कोई काम बोला गया करने के लिए, हम उसको प्लान करके अगर हम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के सामने शो करना चाहते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे मैंने प्लान किया है। ठीक है। तो वैसे प्लान करने के लिए हमको प्रेजेंटेशन बनाना था। पहले वो प्रेजेंटेशन कैसे बनता था, वो चार्ट पेपर पे ड्राइंग करके बड़ा बड़ा, जैसे तुम लोग पोस्टर वाला काम करते किए थे ना भी जल नल वाले में, तुम लोग था कि नहीं उसमें? ठीक है। तो बड़ा बड़ा पोस्टर बना दिए और हम अपना प्लान उसको वहां पे फोटो और टेक्स्ट के रूप में दिखा रहे हैं। पहला वाला जो चार्ट पेपर था उसको हम क्लिप किए और सबको दिखाए कि देखिए ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद उसको हटा के दूसरा लगाए, या फिर पांच पांच का पांच पूरा लगा दिए, पहला वाला हटा दिए, दूसरा वाला देखने लगा। पहले ऐसा ही प्रेजेंटेशन भी होता था। ठीक है। बाद में हमको प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी मिल गया, पावर पॉइंट। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ऑफिस में होने वाले सारे काम को ऑटोमेट करने के लिए, इजी करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना उसका नाम क्या होना चाहिए था? ऑफिशियल होना चाहिए था। ऑफिस में काम करने के लिए बना था, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्ट्रैटेजी बिजनेस का था उनका कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर ना बेच के हम सारे सॉफ्टवेयर का एक बंडल बनाएंगे और एक एज ए कंप्लीट पैकेज बेचेंगे। ठीक है। उनकी जो मार्केटिंग पॉलिसी थी ऐसी थी और वो सक्सेसफुल भी रहा। इसीलिए कि हम अगर एमएस वर्ड खरीदते तो एक्सेल नहीं खरीदते, दोनों तो नहीं खरीदते, तो महंगा था। तो हम कम पैसा में खरीदते, तो हम सिर्फ वर्ड खरीदते या सिर्फ एक्सेल खरीदते, दूसरा वाला हम नहीं खरीदते। तो हमारा तो क्या था कि हम क्या किए कि सारा का सारा पैसा जोड़ दिए और एज ए बंडल ऑफर कर दिए। ठीक है। तो जिसको वर्ड चाहिए था वो भी ऑफिस करता, जिसको एक्सेल चाहिए था वो भी ऑफिस करता, जिसको सिर्फ पीपीटी चाहिए था, पावर पॉइंट चाहिए था वो भी ऑफिस करता। ठीक है।
तो चाहिए था तुम तो अपना जो तुमको चाहिए था वो सॉफ्टवेयर तुम खरीद ही रहे हो, बाकी साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी तुम बाई कर ले रहे हो। इससे दो फायदा हुआ, कंपनी को तो फायदा हुआ कि उसका बाकी सॉफ्टवेयर भी बिका और ज्यादा पैसा उसको अर्न हुआ, और एज ए यूजर क्या फायदा हुआ कि जो चीज हमको नहीं चाहिए थी वो भी मिल गई, वो मिल गई तो हम उसको भी थोड़ा सा नॉक करके देखे कि कैसा काम होता है, हमको वो भी अच्छा लगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। ऐसे विचार मेरा वो इम्प्लीमेंट करने का नहीं था। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इंटरनेट आने लगा, इंटरनेट पे सब काम, हम जो मेल, जो हम चिट्ठी लिखते थे और लेटर भेजते थे, अब वो हम मेल करने लगे। ठीक है, अब हम मेल करने लगे तो बड़े बड़े ऑफिस में मेल का काम भी बहुत बड़ा होता है। हमको सारे क्लाइंट्स को मेल भेजना है और सारे क्लाइंट्स का जो मेल आया उसको पढ़ना है। ठीक है। और अर्ली डेज में जब इंटरनेट आया था उस समय इंटरनेट बहुत कॉस्टली होता था, हम पूरे दिन के लिए इंटरनेट कनेक्ट करके और हम डेटा यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमको एक एप्लीकेशन चाहिए था जो मेल रेसिपिएंट का काम करे, मेल क्लाइंट का काम करे। हम सारा का सारा मेल हम कंपोज कर ले, सारा का सारा मेल हम कंपोज कर ले, और जैसा ही नेट लगाएं, जैसे ही नेट हमको मिले वो सारा का सारा मेल इंटरनली वो सेंड हो जाए सारे एड्रेस पे, जो 2cc BCC लिखा हुआ है उस पर सारा सारा मेल सेंड हो जाए। ठीक है, और एक उसी समय जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हो तो मेरा क्लाइंट मेल सर्वर से, जहां मेल है याहू का या गूगल का, उसमें से सारे न्यू मेल को सिंक्रोनाइज कर दे मेरे सिस्टम पे, ताकि बाद में जब इंटरनेट नहीं हो तो वो सारा मेल हम पढ़ सके। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो ना? यूट्यूब में रहता है ना ऑफलाइन गाना सुनने के लिए, ठीक है, डाउनलोड, वो गाना तुम्हारा पे डाउनलोड नहीं होता है, वो तुम्हारा, वो ऐसा नहीं है कि गाना डाउनलोड करके तुम बाद में किसी को शेयर कर सको, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको तुम ऑफलाइन सुन सकते हो, ऑफलाइन तुम सुन सकते हो। ठीक है, तब हुआ क्या कि ऑफिस में समय समय के जरूरत के हिसाब से ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर है उसको बढ़ाया गया, बाद में उसकी जरूरत नहीं हुई तो उसको हटा भी दिया गया। ठीक है, तो जब मेल वाला जो काम आया, यही इसी सॉफ्टवेयर को मेल नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में इसको आउटलुक एक्सप्रेस का नाम दिया गया। नाम सुने आउटलुक? क्या 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 है? हाँ, हमारा ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, तो कब हुआ था इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 and this application software is made by the Microsoft Corporation. Microsoft Office was developed for solving basic office tasks and improve work productivity. Each application is designed to address a specific task such as word processing, data management, making presentation and organizing emails. ठीक है, Image Office is used by over a billion peoples worldwide. अभी तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो यही है। ठीक है, और बगैर किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, अगर तुम सिर्फ एक्सेल जानते हो तो तुम्हारे लिए थाउजेंड्स ऑफ जॉब ऐसे ही है, जब चाहो तब तुमको मिल जाए अगर तुम एक्सेल जानते हो। ठीक है, पहला बात तो ये कि एक्सेल अगर जानते हैं आप और कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ एक्सेल जानते हैं, तो आपको बहुत अच्छा जॉब, बहुत हाई पेड जॉब मिलेगा। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, गूगल पे लिखना है एडवांस एक्सेल जॉब, कहो तो करके दिखाएं। ठीक है, एडवांस एक्सेल जॉब, बहुत सारा जॉब तुमको सिर्फ एक्सेल पे मिलेगा। दूसरा बात, अगर किसी और प्रोफेशन में हो, तुम प्रोग्रामर बन गए, मैनेजर बन गए, कुछ भी अकाउंटेंट का काम मिल गया तुमको, ऐसा कोई भी काम तुम कर रहे हो, तब भी तुमको उस काम को अंजाम देने के लिए एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस में ही बैठोगे तुम, ऑफिस का ही काम करोगे और ये ऑफिस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो एक्सेल किसी और प्रोफेशन में हो तब भी तुमको आनी चाहिए, और किसी और प्रोफेशन में नहीं हो, तुम सिर्फ एक्सेल जानना चाहते हो, तब तक एक्सेल आनी चाहिए। ठीक है, एक freelancer.com एक साइट है। ठीक है, फ्रीलांसर पे जाके तुम अपना ईमेल से रजिस्टर करो और तुम वहां पे जो किस टाइप का जॉब हमको करना है, तो जॉब एक है कि हम जॉब चाहिए हमको, मतलब हम
एक है, एक आदमी जो जॉब पोस्ट करेगा उसको वो एम्प्लॉयर है, तो तुम वहां पे एज ए जॉब सीकर तुम अपना रजिस्ट्रेशन करो और तुम अपने किस तरह का स्किल है तुम्हारा, तुम अपने आप अपना स्किल में तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो, ठीक है। उसके बाद तुमको इतना जबरदस्त जबरदस्त जॉब ऑफर आएगा कि पूछो मत, तुमको बीट करना रहेगा कि ये काम है, ये काम है और इतने घंटे में या इतने दिन में करना है, आप कितना बीट करते हैं। तो बाकी लोग जो बीट किया रहेगा वो तुम देख के उसके हिसाब से तुम बीट करोगे, ठीक है। तो 2,000 रुपये 2,500 रुपये घंटा, ठीक है। या फिर एक पूरा का पूरा जॉब है, वो जॉब एक सप्ताह में या 5 दिन में कर देना है, 60,000 रुपये इंडियन करेंसी, 32,000, 30,000, 35,000, ऐसा है एक जॉब। तुमको कहीं जॉब नहीं करना है, यू आर फ्रीलांसर। रात में जो कॉलेज से गए, लैपटॉप खोले, चाय नाश्ता करने के बाद फ्रीलांसर पे गए, जितना जॉब तुमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तुम कर सकते हो, तुम सबको पोस्ट करो, तुम सबको पोस्ट कर दिए, पढ़ाई के कॉस्ट पे नहीं, पहले बता रहे हैं, ठीक है। हम तुमको महत्ता बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं एक्सेल का, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना काम इससे होता है, ठीक है। ओके, कब कब कौन कौन सा वर्जन रिलीज हुआ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पहला जो वर्जन रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, वो हुआ था 1990 के लास्ट 1990 नवंबर 1990 में हुआ था, जिसमें जो वर्ड था, वर्ड 1.1 पहला वर्जन वर्ड था वो था, और एक्सेल 2.0, पावर पॉइंट 2.0, ठीक है। उसके बाद फिर मार्च 4 1991 में ऑफिस 1.5 लॉन्च हुआ, ठीक है। इसमें भी हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही 3 सॉफ्टवेयर था। जब जून 8 1991 में ऑफिस 1.6 लॉन्च हुआ, तो फर्स्ट टाइम उसमें हमको मेल देखने को मिला था, हमको मेल देखने को मिला था। इसी मेल को बाद में हम लोग, बाद में इसी मेल का नाम आउटलुक रखा गया, ठीक है। और अब देखो, जून 2 1994 में जब ऑफिस 4.3 आया, तो उसमें फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एज अ डेटाबेस उसमें इंक्लूड किया गया। डेटाबेस के बारे में दोनों लोग को मालूम है, तुमको भी पता है, बेसिकली तुम लोगों ने ओरेकल पढ़ा है, भी पूरा डिफेंस पढ़ा है, और तुम लोग भी फॉक्सफोर पढ़े हो, डेटाबेस समझ रहे हो क्या होता है, ठीक है। तो फॉक्सफोर में क्या था कि डेटाबेस तो था ही, साथ में हम उसमें प्रोग्रामिंग भी कर पा रहे थे, ठीक है। और ये एक्सेस जो था वो सिर्फ डेटाबेस के लिए काम हो रहा था। और इस डेटाबेस में उस, मान लो कि हम ऑफिस है, मेरे पास ऑफिस है, और हमको 1,000 एम्प्लॉय या 1,000 मेरा कस्टमर है, ऐसा करके हमको कुछ टेबल बनाना है, छोटा एक डेटाबेस, छोटा मतलब इतना बहुत छोटा भी नहीं। तो हमको अलग से ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ये सब बाई करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी जो हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट अ डीबीएमएस जो हमको ऑफिस में मिल गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से बहुत सारा सॉफ्टवेयर था, जैसे एक हम लोग के टाइम में एक फ्रंट पेज आता था, हम लोग जो यूज करते थे फ्रंट पेज, वो उसमें जो यहाँ है ना फ्रंट पेज, जो 2001 वाला में फ्रंट पेज, यहाँ पे जो पब्लिशर है, फ्रंट पेज है, फोटो ड्रॉ है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर अपने अपने टाइम में एक जो ऑफिस में उसको इंक्लूड किया गया, बाद में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने पे उसको हटा भी दिया गया। फ्रंट पेज में आज जैसे एमएस वर्ड में तुम कुछ लिखते हो और सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हो जाता है बोल्ड, ठीक है। एचटीएमएल तुम कर रहे हो, तो एचटीएमएल में अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, टाइप यूज करना पड़ता है। फ्रंट पेज में क्या था, फ्रंट पेज में एकदम उसी तरह से कि तुम फ्रंट पेज में कुछ भी टेक्स्ट टाइप करो, सेलेक्ट करो, फॉर्मेट करो, ठीक है। तुम जो जो काम करोगे उसके लिए एचटीएमएल कोड अपने आप लिखाते चला जाएगा, ठीक है। हम लिखे सिविल प्रोफेशनल कॉलेज, उसको बड़ा कर दीजिए,
ठीक है, उसको बड़ा किए तो अपने आप वो H1 हेडिंग सेटिंग हो गया, उसको बोल्ड कर दिए तो अब उसका फॉर्मेटिंग भी हो गया। तो अब तुम उसके बाद नीचे आ रहे हो तो BR टैग लेते जा रहा है। जो काम करेंगे हम लोग ग्राफिकली, वो हम लोग का उसका HTML कोड जनरेट हो रहा था, और बाद में HTML कॉपी करो, जो करना करो। समझ में आ रहा? तो बहुत आसान था उस समय कोई वेब पेज डिजाइन करना, बहुत आसान था। वैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हम लोग ग्राफिकली हम HTML पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, हम लोग जब वर्जन की बात करते हैं तो वर्जन में देखो, हम लोग जैसे देखते हैं ना कि 1.1 लिखा गया या 3.0 लिखा गया, तो पॉइंट यूज होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो वैल्यू है। ये दो क्या क्या मतलब? ये वर्जन का जो पहला वाला जो है उसको बोलते हैं मेजर वर्जन, डॉट के बाद जो है उसको बोलते हैं माइनर वर्जन। ठीक है। अगर किसी सॉफ्टवेयर में माइनर अपडेशन हो रहा है, माइनर अपडेट कर रहे हैं उसको, तो हम माइनर वाला वर्जन बढ़ा देंगे 3.0 से 3.1, कुछ और माइनर किए तो 3.2। ठीक है। अगर मेजर चेंज हो रहा है तो हम मेजर वाला जो वर्जन नंबर है वो चेंज करते हैं। जैसे देखो 1.1 था जुलाई 1991 तक, उसके बाद 2.0 हो गया। ठीक है। 2.0 से सीधे 6.0 हो गया। तो अब देखो 2.0 6.0 हुआ, तो यहाँ पे एक बात तुम पूछ सकते हो कि 2.0 के बाद 3.0 4.0 5.0 भी तो बना होगा, वो कहाँ गया? 2.0 से सीधे 6 का है। ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर रिलीज में क्या होता है कि जैसे मान लो हम 2.0 पे अभी काम कर रहे हैं, कुछ अपडेट किए, हम अपडेट किए, माइनर अपडेट किए होंगे तो 2.1 बनाए होंगे, मेजर अपडेट किए होंगे तो 3.0 बना होगा। ठीक है। टेस्टिंग हुआ होगा, टेस्टिंग में उसको फेल पाया गया होगा उसमें, या कुछ ऐसे बग्स होंगे जिनको रिलीज नहीं किया जा सकता होगा। ठीक है। तो उसको फिर अपडेट कराया गया होगा। तो पुराना वाला वर्जन जिसमें बग था या जिसमें किसी तरह का कोई एरर था, और जो उसको करेक्ट करने के बाद जो वर्जन बना, तो दोनों वर्जन को अगर अलग अलग नाम नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कौन बग वाला है कौन फ्री बग वाला है? ठीक है। तो 2 और वर्ड 2.0 और 6.0 के बीच में जितना वर्जन आया वो बना तो जरूर, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो रिलीज नहीं हुआ। ठीक है। तो हम मॉडिफाई करते गए, वर्जन का नाम देते चले गए, फाइनली जब 6 वर्जन को टेस्ट किए तो वो लगा कि रिलीज के लायक है तो रिलीज हो गया। ठीक है। यही कारण है। सर हम्म। सर 2.0 ए क्यों दिया गया जीरो के बाद से? ए क्यों दिया गया है आई डोंट नो, ये ए है वर्ड 2.0 ए, यहाँ पे देखो सी है, ए और सी का कुछ होगा 1992 और 1900, इतना आगे पुराना ई भी है। है सर, आगे ई भी है वर्ड में पावर सर 2 जिसमें ए है ना उसी में सर पावर पॉइंट 2.0 ई। पावर पॉइंट में ई लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। तो ये जो लगा हुआ है ए बी सी जो टेक्स्ट है वो किसी खास कारण से उस समय के हिसाब से कुछ लगाया गया होगा। मेन वर्जन तो हमारा जो न्यूमेरिक डेटा है उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है। ओके। इसमें बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग कभी देखे नहीं है। जैसे देखो आउटलुक तो ठीक है, आउटलुक है, बुक सेल्फ बेसिक्स, ये सॉफ्टवेयर हम भी नहीं देखे आज तक कि ये क्या था। स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर 98, ऑटो मैप स्टेट प्लस। तो ये समझो कि ऑफिस में काम होने वाले सारे काम के लिए सॉफ्टवेयर था। ठीक है। तो डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के, अगर कुछ छोटा सा काम भी करना है तो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, बगैर उससे कोई काम नहीं होगा। ठीक है। तो एक और बदलाव हुआ 1999 में, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना जो प्रोडक्ट रिलीज है वो ईयर के नाम से करना शुरू कर दिया। ठीक है। इससे याद भी रहेगा
कि किस ईयर में कौन सा वर्जन रिलीज हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ। कैसे? देखो, 7 जून 1999 में ऑफिस 2000 रिलीज हुआ। दैट वाज प्लान टू रिलीज इन 2000 ईयर, बट ये प्री रिलीज था, पहले हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिस 2003, 2007, 2010 यहाँ तक ठीक है, 2013 भी ठीक है, और यहाँ फिर प्री रिलीज हो गया। 2016 बना था, वो सितंबर 2015 में रिलीज हो गया। ठीक है, चलो। पहले तुमको ही पता होगा कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर बहुत यूज होता था, अभी कुछ लोग यूज करते हैं नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बहुत वायरल हो गया है और बहुत इजी हो गया है उसको यूज करना, और सब जगह ऐसा किसी के पास ऐसा कोई फोन नहीं होगा जिसमें नेट नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा किसी का लैपटॉप नहीं होगा जो नेट पे पूरे दिन में एक बार भी नेट पे कनेक्ट नहीं होता होगा। समझ रहे हो? तो हमको अब फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो गया कि किस सिस्टम पे कौन सा पायरेटेड सॉफ्टवेयर चल रहा है। करना क्या था, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जितना एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ एक कोड ही तो लिखना था। जैसा इंटरनेट फाइंड करो, तुम फलाना फलाना डेटा जो सिस्टम का भेज दो मेरे पास। ठीक है, तो उस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा कि तुम्हारे सिस्टम पे जो रन हो रहा है वो पायरेटेड है। ठीक है, हो जाएगा। तो अब वो सर्वर से तुम्हारे इस एप्लीकेशन को किसी भी तरह से लॉक किया जा सकता है। तुमको इंस्टॉल कराने के लिए बार बार इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो, बार बार इतना मैसेज देके तुमको इरिटेट किया जाएगा, तुम फाइनली उसको या तो रजिस्टर कर दोगे या तो अनइंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, देखते हो विंडोज जेन्युइन विंडोज वाला मैसेज बहुत आता है, जिसका नॉन जेन्युइन रहता है उसका। ठीक है, उसी तरह से एक्सेल का भी आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हमको बाई करना है तब तो बहुत अच्छी बात है, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, रजिस्टर करो, बाई करो, और रजिस्टर करो, यूज करो। अगर वो नहीं करना है तो मेरे पास क्या उपाय है? तो मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं पूरे के पूरे ऑफिस के लिए, जो फ्री है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री। गूगल वर्कस्पेस, एप्पल सूट, ऑफिस सूट, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, फ्री ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन। ठीक है, ये सारा का सारा तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारा सर्विस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सेल के अराउंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है ना। अलग अलग मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। स्प्रेड अलग है, शीट अलग। ठीक है, इसको तुम पढ़ोगे क्या? स्प्रेडशीट। अच्छा, जल्दी से स्प्रेडशीट। ओके, तो स्प्रेडशीट क्या है? A spreadsheet is a configuration of rows and columns. Rows are horizontal vectors, while columns are vertical vectors. A spreadsheet is a collection of worksheets. It is used to input, calculate, and compare numerical or financial data. 3 टर्म है, समझना है। पहला है स्प्रेडशीट, दूसरा है वर्कशीट, और तीसरा है वर्कबुक। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, ये देखो तुम लोग, जिस समय कंप्यूटर नहीं था उस समय हम लोग इसी तरह का काम करते थे। यहाँ पे ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड में हम लोग डेटा हाथ से भर रहे हैं, लिख रहे हैं कि किस अकाउंट्स में कितना पैसा गया और कहां से कितना पैसा निकाला गया, कहां डेबिट और कहां क्रेडिट। ठीक है, ओके, तुम्हारे पास नहीं है, कनेक्ट नहीं है। किसका पासवर्ड? जूम का पासवर्ड?
ठीक है, अब देखो ये टास्क लिस्ट है। टास्क लिस्ट देखो, इसमें भी हम लोग रो एंड कॉलम में छोटा छोटा सेल बनाए हैं, छोटा छोटा बॉक्स बनाए हुए हैं इसमें डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक, इस तरह का भी तुम देखे होगे कहीं ना कहीं, जहां पे हम अटेंडेंस ले रहे हैं उस वीक का। ठीक है, ये देखो, तो हमको पहले भी अकाउंट्स का काम करने के लिए, डेटा का काम करने के लिए इस तरह का रो एंड कॉलम बनाना पड़ता था। हमको पहले भी ये कॉलम बनानी पड़ती थी। ठीक है, और इसको जिस शीट पे हम काम करते हैं उसी को बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। ओके, जैसे हम मान लो तुम लोग का मंथली टेस्ट का हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक शीट पे जनवरी महीने का किए, फरवरी का दूसरे शीट पे करेंगे, मार्च के तीसरे शीट पे करेंगे। ठीक है, और 6 महीना में हम तुम्हारा 6 बार टेस्ट लिए, क्लास टेस्ट, और 6 शीट बनाए जिसमें तुम्हारा मार्क्स है, सबका सब्जेक्ट का टोटल है, डिवीजन है, परसेंटेज, एवरीथिंग इज देयर। और उस 6 शीट को एक साथ कंबाइन करके एक फोल्डर बना दिए, एक फाइल में वो 6 लगा दिए, तब वो क्या हो जाएगा? वर्कबुक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि एक वर्कबुक जो है मल्टीपल वर्कशीट कंटेन करता है। इंतकाब समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब क्लास के बाद मत पूछना है कि समझ में आ रहा है, सर पूछे तो समझ में आया, लेकिन समझ में आ रहा है पूछते समय ऐसे सर की तरफ क्यों इशारा कर रहे थे? बता रहे ये समझ में आ गया? अब देखो, स्प्रेडशीट उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिस सॉफ्टवेयर में हम वर्कबुक और वर्कशीट का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई कुछ काम कर रहा था और कोई देखा, उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो बोल के चला गया। वो आदमी सोचा कि दिमाग लगाओ, ये बात तो ठीक बोला, लेकिन दिमाग लगाओ ऐसे करके काहे बोला? ये इशारा क्यों? दिमाग लगाओ ये इशारा क्यों? तो वही सोचा कि ऐसा तुम नहीं ना सोच रहे हो कि समझ में आया बोल के यहाँ काहे दिखा रहे हैं? Okay. In other words, a spreadsheet is a piece of paper or a computer program used for accounting and recording data using rows and columns into which information can be entered. That is the kind of software, spreadsheet. अब worksheet समझते हैं। A worksheet is a sheet of paper on which one performs work. They come in many forms: accounts worksheet, tax worksheet, or other business-related sheets. These worksheets come in rows and columns, and each rows and column intersection makes a rectangular box called cell. कहने का मतलब यहां से एक दिए हम, जैसे मान लो यहां से सारा का सारा अकाउंट लिखा हुआ है ना, और अकाउंट्स में लिखा हुआ है, और इसके कहां लिख रहे हैं, जैसे देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, कैश वाले रो में डीआर में डेबिट में 9 लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल में 5 लिखा है, और नीचे और आओ क्या है, अकम डिपर स्टोर, इसमें सीआर क्रेडिट में 7 लिखा है। तो हम इधर से लेफ्ट साइड से हम रोज देख रहे हैं, और उस रोज में ऊपर का कॉलम देख रहे हैं, तो ये सेल बन रहा है ना, वो रोज और वो कॉलम जो इंटरसेक्शन है वो सेल है।
एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। ओके, तो these worksheets come in rows and column, and each rows and column intersection makes a rectangular box called cell. Each cell have a specific identification of rows and column. हर सेल का अपना रो और अपना कॉलम होगा, ठीक है। ओके, और वर्कबुक क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्कशीट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन है। Microsoft Excel is a spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program. स्प्रेडशीट या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि कागज पे तो नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो एक्सेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर. We can use it to organize our data into rows and columns and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with multiple OS like Windows, Mac OS, Android and iOS. VBA है ना, VBA में हम मैक्रोस प्रोग्रामिंग भी करके हम एक्सेल को, जो एक्सेल में दिया गया है उसके बियॉन्ड भी हम उसको और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। VBA प्लस एक्सेल, इसका जॉब भी है हमारे freelancer.com में और वो हाईली पेड है, ठीक है। Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that form a table. Alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and row meets is called cell. The address of a cell is given by the letter representing the column and the number representing the rows. जैसे ये जो कॉलम है एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल कहने का मतलब माउस से जिस सेल को हम क्लिक कर दिए वो सेल एक्टिव हो गया। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम कुछ टाइप करेंगे उसी सेल में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जो A1 लिखा हुआ दे रहे हो, ये एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है, कौन सा सेल एक्टिव है यहाँ लिखा जाएगा। जहां क्लिक करोगे यहाँ पे वो सेल का एड्रेस लिखा जाएगा कि कौन सा एक्टिव है अभी। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? A1 लिखा है ना यहाँ पे A1, इसका A1 लिखा गया है। अच्छा, उसके बगल वाला क्या होगा? और उसके ठीक नीचे वाला B2, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम तब रोज, ठीक है। और हम इस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखा जाएगा उसको पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उस सेल का एड्रेस A1, A2, A3, B1, B2, B3 सो ऑन, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे कि ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उस ऑफिस को जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितना सॉफ्टवेयर है सब वहां लिस्ट हो जाएगा। वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जो भी हो, वन नोट है वन नोट हो जाएगा, जो है सब हो जाएगा। उसमें से हमको एक्सेल क्लिक कर देना है, मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके,
जब एक्सेल ओपन हुआ, इसके पहले वाला जो स्क्रीनशॉट दिखाया था एक्सेल का, वो पुराने वर्जन का था, ये नए वाले वर्जन का है। मेरे सिस्टम में 2007 वर्जन है, तो हम लोग इसी वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और जो कमांड या जो ऑप्शन 2007 में नहीं है उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये वाला जो था 2013 और उसके बाद के वर्जन में मिलेगा, ठीक है। और जो 2007 के लिए है, ऑलमोस्ट मोर देन 90% असेम, मोर देन 90% एकदम पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है। कुछ कुछ कमांड्स मिलेंगे तुमको जो 2013 से शुरू हुआ हो, 2010 से शुरू हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा एक्सेल है, और एक्सेल में सबसे ऊपर में देखो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये जो दिखा गया है, ये हम लोग इसको बोलते हैं टैब, रिबन टैब, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है उसके ठीक नीचे इतना चौड़ा जो दिख रहा है तुमको, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन कमांड दिए गए हैं, बहुत सारे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, इधर देखो फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, ये सारा का सारा इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन, ठीक है। तो जो एक्टिव टैब है, जो टैब एक्टिव है मेरा, उसको उसी का रिबन यहां दिखेगा, ठीक है। अभी होम टैब है मेरा, तो होम टैब का रिबन दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा पूरा रिबन बदल जाएगा, वो इंसर्ट का हो जाएगा, ठीक है। तुम याद करो, इसके पहले जो सॉफ्टवेयर यूज करते होगे, तो हम जिस मेनू पे क्लिक करते थे उसके सामने जैसे ही क्लिक करते थे तो हमको एक ड्रॉप डाउन मिल जाता था वहीं पे, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन मिलता था, तो हमको एक क्लिक वहां करो, ड्रॉप डाउन हो गया, एक क्लिक फिर वहां नीचे आके करो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, बोला कि नहीं जो टैब है, जो एक्टिव टैब है, उसका सारा आइटम्स वही दिखता रहे सामने, ठीक है। तो हमको क्लिक करके अब ड्रॉप डाउन की आवश्यकता नहीं है, वो सामने दिख रहा है। अब हमको सिर्फ माउस से जाके उसको क्लिक कर देना वहीं पे। पहले क्लिक करेंगे, बोलते थे कि मेनू खुल गया, उसमें से फिर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, कमांड सेलेक्ट करते थे। अब वो काम नहीं करना है, सिर्फ हमको इतना करना है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा रिबन में क्या कमांड मिलेगा, समझ रहा। और सारा का सारा सेम नेम के साथ ग्रुप किया गया है। होम में ये सारा मिलेगा, इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड सारा का सारा कमांड मिलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद पेज लेआउट, पेज लेआउट मतलब जो पेज है उसका लेआउट से रिलेटेड सारा का सारा कमांड हमको मिलेगा वहां पे, ठीक है। ओके, एक बात और, अब जैसे देखो हम बात करते हैं फॉन्ट की। यहां देखो फॉन्ट लिखा हुआ है, तो फॉन्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर मान लो हम मेनू में फॉन्ट खोलते तो हमको ढेर सारा ऑप्शन मिलता, लेकिन वो ढेर सारा ऑप्शन यहाँ अकोमोडेट नहीं करा सकते थे। हमारा स्क्रीन का साइज लिमिटेड है, हम रिबन के लिए कितना जगह देंगे? हम इतना चौड़ा रिबन बनाते हैं तो हम टाइप कहाँ करेंगे? तो वो छोटा सा एरिया बचेगा। तो यहाँ सारा का सारा ऑप्शन हम रिबन पे नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज जो ऑप्शन है, जो कमांड है, वो सारा का सारा रिबन में दे दिया गया। और इसके अलावा अगर कुछ चाहिए आपको, तब क्या करना पड़ेगा? और तुम्हारे थाली में जो परोसा गया उसके अलावा कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? किचन में जाना पड़ेगा ना, देखने के लिए कुछ और है कि नहीं है। तो हर ग्रुप में एक नीचे यहाँ पे देखो छोटा सा एरो दिया गया है, लोअर राइट कॉर्नर में दिया गया है ना। यस सर। ये है मेरा मोर ऑप्शन के लिए। जैसे ही ये क्लिक कर दोगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें वो सारे कमांड्स भी होंगे जो यहाँ नहीं है। क्लिपबोर्ड के नीचे भी देखो है, फॉन्ट के नीचे भी है, अलाइनमेंट के नीचे भी छोटा सा है, नंबर के नीचे भी छोटा सा है। तो जहां जिसका 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 कुछ कमांड्स जो है, कुछ ऑप्शंस जो है नहीं दिख रहे हैं रिबन में, वहां वहां तुमको वो मोर ऑप्शन मिलेगा, वो वहां मोर ऑप्शन मिलेगा। फॉन्ट में यहाँ पे देखो बोल्ड है, इटैलिक है, जो स्टाइल मिल गया, साइज मिल गया, ग्रो फॉन्ट है, डिक्रीज फॉन्ट भी है, बैक कलर भी है, फॉन्ट कलर भी है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट
सब स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे वो भी है, ये तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कोई भी चीज जो नहीं है हमको कहाँ से मिलेगा, बस कुछ नहीं करना, ये क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करोगे तो तुम्हारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां से वो सारा काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी करके देखते हैं। कहाँ चला गया, ठीक है, दिख रहा है। अब जैसे देखो बाय डिफॉल्ट A1 सिलेक्टेड है, मान लो हम यहाँ क्लिक करते हैं दिस वन, ठीक है। तो ये मेरा F, यहाँ से हमको कॉलम जो मिला F मिला और वो मिला 7, देखो दोनों हाईलाइट हो गया है, F7 और एक्टिव सेल में हमारा F7 लिख भी दिया गया, ठीक है। तो मान लो कि हम बहुत स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो हमको हो सकता है कि हम जिसको ट्रैक करेंगे समझ में नहीं आएगा, उनको ट्रैक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जिसको एक्टिव सेल बनाते हैं उसका हमको एड्रेस यहाँ से खुद ब खुद मिल जाता है, ठीक है। ये है हमारा होम और ये है मेरा इंसर्ट। जैसे इंसर्ट क्लिक किया मेरा पूरा का पूरा रिबन चेंज हो गया। पेज लेआउट पे आओ, पूरा रिबन चेंज, फार्मूला पे आओ, रिबन चेंज, डेटा पे आओ, ठीक है। वापस होम पे आते हैं और होम पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा। हम कह रहे थे कि इसको क्लिक करते हैं तो हमको मोर ऑप्शन में ये खुल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अलाइनमेंट में आएंगे तो ये पूरा का पूरा खोल देगा, ठीक है। सबसे नीचे देखो शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक वर्कबुक है। यहां देखो बुक 1 लिखा गया है टाइटल बार में। इसको सेव करेंगे। अगर तुम MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम लोग और उसको कोई नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 नाम से सेव होता है ना। अगर एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो और उसको तुम नाम नहीं दोगे तो बुक 1 बुक 2 बुक 3 नाम से सेव होगा। बुक कहने का मतलब वर्कबुक, ठीक है। शीट कहने का मतलब वर्कशीट। तो जब हम कोई नया वर्कबुक ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट लेके ओपन होता है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ठीक है। अब इसमें अगर इससे ज्यादा शीट चाहिए आपको तो कुछ नहीं करना है, बगल में इंसर्ट वर्कशीट है, क्लिक करो, वर्कशीट 4 आ गया, फिर क्लिक करोगे तो वर्कशीट 5 आ जाएगा। और डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, वो डिलीट भी हो जाएगा। और शीट 1, शीट 2, शीट 3 इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मतलब शीट 1 है, इससे तो नहीं पता चल रहा है, इसका रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं मार्क्यू जनवरी, ठीक है। ये सारे के सारे शीट्स का जो टाइप आ रहा है उसको हम लोग अपने हिसाब से उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके मेनू सिस्टम के बारे में कि इसमें कौन कौन सा मेनू है और कहाँ कहाँ क्या काम हम करते हैं, ठीक है। अभी आज हम लोग जितना देखे उसमें अगर कुछ सवाल है तो पूछो। पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो इंट्रोडक्शन, तो अभी बताएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कृष्णा कुछ पूछना है।
डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में हम अगर कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में, जैसे हम लोग ये भी फॉक्सट्रॉट में कर रहे थे, ठीक है, तो डीबीएमएस या डेटाबेस का कंसेप्ट हमको एक्सेस देता है और एक्सेल स्प्रेडशीट का कंसेप्ट देता है। अंतर है कि नहीं? अंतर इस तरह से है कि मान लो हम एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं, ठीक है, या हम जैसे फॉक्सट्रॉट में बनाते थे बीसीए 445 बनाते थे ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हम ओरेकल में करते थे। तो वहां पे सिर्फ डेटा रख सकते हैं, वो डेटा रख सकते हैं और किसी फ्रंट एंड प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। एक्सेल में क्या है, सारा सैलरी लिखे, वहीं पे हम सेल में फार्मूला लगाए, टोटल कर लिए, मिन मैक्स कर लिए, काम खत्म। डेटाबेस है, जैसे कैसे हम जो डीबीएफ बना रहे थे, हाँ हाँ, तो ठीक है, डेटाबेस था ना हमारा फॉक्सप्रो। हाँ चलो ठीक है, सर क्लास है, सर क्लास है, अच्छा ओ ठीक है। तो जैसे डीबीएफ फाइल में क्या बनाते थे बताओ, डेटाबेस बनाते थे, तो एक्सेस वही है, एक्सेस हमारा वही है। तो जैसे क्रिएट, जैसे हम लोग, हाँ हाँ तुरंत आ रहे थे, हाँ, ठीक है, कितना समझ गया?